हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनालिसिस हब पर। और आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 8। और यूनिट नंबर 8 में आज हम बात करेंगे एमपी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स के बारे में, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ खास चीजें पढ़ते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो उसे हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। कंप्लीट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बता दूं, एक जानकारी आपके साथ साझा कर दूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप एनालिसिस हब के नाम से जानते हैं, दी एनालिसिस हब, उसके द्वारा एक कैप्सूल वीडियो कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है। और ये कैप्सूल वीडियो कोर्स जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट दोनों टाइप के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सभी लेक्चर जो हैं वो बहुत अच्छे फैकल्टीज के द्वारा तैयार किए गए हैं। अधिकांशतः फैकल्टी जो है, सभी को अधिकांशतः फैकल्टी जो है उनको 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है ना। तो उनके द्वारा ये सारे लेक्चर तैयार किए गए हैं और ये ध्यान रखा गया है कि एग्जाम में क्या आता है और क्या नहीं आता, उसके हिसाब से सारी चीजें तैयार की गई हैं। तो आप हमारे एनालिसिस हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो बारकोड दिया गया है, उसको स्कैन कर लेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स की फीस मात्र 2,999 रुपए। क्लासेस जो होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, मतलब दोनों को ये फायदा करने वाली हैं और दोनों को बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं। ऐसी लैंग्वेज का यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपने एमपी के करंट अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं। तो एमपी के करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज पर बात करेंगे, कुछ व्यक्तित्व पर बात यहां पर होने वाली है। किन पर बात करेंगे? कुछ व्यक्तित्व पर बात करेंगे, है ना। कुछ पर्सन्स को हम यहां पर देखने वाले हैं कि जो एमपी के कुछ खास खास व्यक्ति हैं, फेमस पर्सनालिटीज हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं, उनको हम यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं, मैं कुछ फोटो आपके साथ ऐड कर दूं और बता दूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको एक शख्स देखने को मिलेंगे जिनको आप कहेंगे ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है श्याम सुंदर दुबे। कौन है ये? है श्याम सुंदर दुबे। इनका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से संबंधित है, रिलेटेड टू। आपको पता होगा कि हाल में ही होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम संभाग पहले से था, अब होशंगाबाद का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो वहां से संबंधित है। और ये चर्चा में क्यों है? तो इनके चर्चा में रहने का कारण जो है, वो चर्चा में रहने का कारण ये है कि ये कैग बने हैं। क्या बने हैं? CAG कैग जो है, कैग ऑफ इंडिया बने हैं, अपॉइंटेड एज अ कैग। आर्टिकल 148 के आसपास, 148 से 151 में आप देखते हैं कैग की भूमिकाओं के बारे में बात करते हैं, तो इनको कैग बनाया गया है ना। महालेखा परीक्षक और नियंत्रक बनाया गया है, तो इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, एमपी से संबंधित है, इस कारण से चर्चा में। दूसरे व्यक्ति देखेंगे अपन, मोहम्मद यूसुफ खत्री। दूसरे कौन चर्चा में है? तो इनका नाम है मोहम्मद यूसुफ खत्री। ये जो है बाघ प्रिंट के लिए फेमस है, फेमस फॉर बाघ प्रिंट। फेमस फॉर बाघ प्रिंट। और बाघ प्रिंट जो है वो कहां का फेमस है? अगर आप बाघ प्रिंट की बात करते तो बाघ प्रिंट कहां का फेमस है? बाघ प्रिंट है धार का। बाघेन नदी भी वहां पर देखने को मिलती है, तो धार का ये बाघ प्रिंट है, जहां जिसके लिए फेमस है। और ये वहीं पर एक बाघ गांव है, वहां के निवासी है, रहने वाले हैं। फेमस आर्किटेक्ट ऑफ बाघ प्रिंट, है ना। ये इसके लिए फेमस है। और क्या है इसके? फेमस आर्किटेक्ट है।
इनको एक नाम दिया गया है, इनको क्या कहते हैं? शिल्प गुरु। ये इनको यहां पर कहा जाता है। और इनकी हस्तकला जो है वो डाक टिकटों पर भी छापी गई है। तो आप याद रखेंगे, धार जिले से हैं, कभी पूछ लिया गया, क्योंकि एक दो पर्सनालिटीज के नाम जरूर आते हैं पेपर के अंदर, तो बिल्कुल आ सकते हैं। अगले की जो हम बात करने वाले हैं वो है चेतन सोलंकी, है ना। अगले व्यक्ति जो है जिनकी हम बात करेंगे वो क्या है? उनका नाम है चेतन सोलंकी। चेतन सोलंकी जो है ना, कौन है ये? चेतन सोलंकी। चेतन सोलंकी जो है ये रिलेटेड टू, ये कहां के निवासी हैं? तो खरगोन। खरगोन एमपी संबंधित हैं, और इनको क्या कहा जाता है? सोलर मैन ऑफ इंडिया। या एक और नाम देते हैं, सोलर गांधी। ये इनको कहा जाता है ना। तो ये आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर भी रहे हैं, है ना। ये कहां पर पढ़ाते थे? प्रोफेसर एट, जिसको आप आईआईटी पवई कहते हैं, वहां पर ये पढ़ाते थे। तो सोलर के नाम के लिए जाने जाते हैं, ने सोलर में बहुत काम किया है, और ये सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं एमपी के, है ना। क्या है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सोलर एनर्जी। अगला जो आता है, अगला नाम है लहरी बाई का। लहरी बाई डिंडोरी से संबंधित हैं। और ये फेमस किसके लिए है? तो ये बहुत दिनों से, अगर आप इनकी फोटो में पीछे देख भी पा रहे होंगे, यहां पर अगर आप देख पाएंगे, अगर ये देख पा रहे होंगे आप यहां पर, तो आप यहां पर देखेंगे कि बहुत सारे अनाज टंगे हुए हैं, है ना। तो ये फूड ग्रेन, मतलब जो मोटे अनाज हैं, ये किस लिए काम करती? टू सेव फूड ग्रेन वेराइटी। इनकी अलग अलग किस्मों को बचाने का काम करती हैं, और 10 साल से ज्यादा हो गया ऐसे काम करती हुई, तो ये बड़ी फेमस है इसके मामले में। फूड ग्रेन में जो मोटे अनाज आते हैं जिनमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, उसके लिए ये काम यहां पर कर रही है। अब आगे बात करते हैं, अगले अगले पर हम बात करेंगे पूजा वस्त्राकर। इनका संबंध है शहडोल से। शहडोल एमपी से ये संबंधित है। और जो वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी, वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी 2023, तो उसका जो फर्स्ट वर्जन था उसमें ये कहां से खेली है? मुंबई की तरफ से खेली है। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेली है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि एमपी से कौन था जो वुमेन प्रीमियर लीग में गए हैं? तो ये वुमेन प्रीमियर लीग में जाने वाली महिला हुआ करती थी। अब एक व्यक्ति आते हैं, इनको कहते हैं हाँ, नर्मदा प्रसाद। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। ये एक फेमस हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, फेमस हिस्टोरियन है। बहुत सारे लिटरेचर, मतलब बहुत सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं।
तो इनको क्या किया गया है, इनको बोला गया है कि लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान होता है वो इनको मिलने वाला है ना, वो इनको दिए जाने की घोषणा की गई है। इनका संबंध कहाँ से है, ये इंदौर से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण सम्मान इनको मिलने वाला है, दिया जाएगा, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कह दिया गया है। अब एक दो दो चार पांच नाम और अपन देख लेते हैं। अगला नाम जो आने वाला है वो होगा विनीत शर्मा का, है ना। अगला नाम क्या होगा, तो अगला नाम होगा विनीत शर्मा। विनीत शर्मा को आप देखेंगे तो ये कहां के हैं, अशोकनगर से संबंधित हैं। और इनको क्या मिला है, मिस्टर इंडिया। बॉडी बिल्डिंग में जो होता है ना मिस्टर इंडिया, तो वो मिस्टर इंडिया का टाइटल इनको यहां पर देखने को मिला है। अगले आते हैं राजेंद्र जांगले। राजेंद्र जांगले जो है ये बहुत फेमस सिनेमेटोग्राफर हैं। ये क्या है, फेमस सिनेमेटोग्राफर हैं। तो इनको नॉन फेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है, ये नॉन अवार्ड जो होता है, उसमें इनको क्या है, उसमें इनकी पिक्चर जो है उसके बारे में बात की गई है कि भाई ये होगा। इनकी जो पिक्चर है जिसको कहते हैं मांदल के बोल, उसमें इनको नॉमिनेट किया गया है। तो ये इनकी खास बात आप यहां पर देख सकते हैं। अगला आशीष चांदोकर, चांदोरकर। ये क्या है, इनका संबंध जो है वो इंदौर से है। और ये WTO के डायरेक्टर बने हैं। एक आते हैं जिनको कहते हैं सुरजीत लोधी। सुरजीत लोधी जो है वो रिलेटेड है विदिशा से। और इनके तो इनको अगर आप देखें तो एज बहुत कम है, 17 वर्ष के हैं। और डायना अवार्ड इनको दिया गया है, ब्रिटेन का है। डायना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। जो राजकुमारी डायना थी उनके सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है, तो उनसे इनको सम्मानित किया गया है। ठीक। अब एक व्यक्ति, एक महिला आती है जिनको कहते हैं आप अर्चना खरे। अर्चना खरे क्या है, एडिशनल एडवोकेट जनरल अपॉइंट हुई है, एमपी की फर्स्ट फर्स्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ एमपी। इनको अपॉइंट किया गया है। कौन है, अर्चना खरे, नाम याद रखेंगे। अगला नाम जो है वो क्या याद रखना है, चेतना तिवारी। चेतना तिवारी याद रखना है। चेतना तिवारी क्या है, मिसेस इंडिया के हिसाब देती हैं। और इनका संबंध कहाँ का है, इनका है इंदौर से।
फिर शेफाली चौरसिया, शेफाली चौरसिया जो है एमपी के मंडला से हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में इनने अपनी फीफा में इनने गाने गाए थे। ठीक है, याद रखेंगे, फीफा में इनने अपनी वो प्रस्तुति दी थी, इनको मौका मिला था अपना टैलेंट दिखाने का, तो वहां पर इनके द्वारा कई सारे टैलेंट वहां पर दिखाए गए थे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये इनके द्वारा यहाँ पर शेफाली चौरसिया। अब एक है सांता भूरिया। सांता भूरिया क्या है, भील समुदाय से रिलेटेड टू भील कम्युनिटी। और ये क्या है, पेंटर है, यंग युवा पत्रकार, युवा चित्रकार हैं। ये कई सारे चित्र इनके द्वारा यहाँ पर बनाए जाते हैं, देखे जाते हैं। तो ये इनके द्वारा आप देखेंगे ये ऐसा कुछ इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। फिर एक है डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जो है, अगर आप इनको देखें तो ये उज्जैन की निवासी हैं और संतूर बजाती हैं। संतूर कुछ आपने देखा होगा इस तरीके का होता है। और दो छड़ियों की मदद से इसको बजाया जाता है, ऐसा संतूर आप देख सकते हो। तो संतूर इनके द्वारा यहाँ पर बजाया जाता है। तो ये वर्षा अग्रवाल के बारे में कुछ बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ बातें उनकी हुआ करती थी। बात क्लियर यहां तक की। अब अगले चर्चित व्यक्ति हैं या अगली चर्चित महिला है जिनका नाम है निर्मला बुच। ये जो है एमपी की पहली महिला आईएएस है, फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफ एमपी। पहली महिला आईएएस थी। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनका हाल में ही देहांत हो गया है ना, इनका देहांत हो गया है। इनकी डेथ हो गई है 9 जुलाई 2023 को। इस कारण से चर्चा में। मध्य प्रदेश की प्रमुख सचिव भी रही हैं, मुख्य सचिव भी रही हैं, और महिला चेतना एवं महिला चेतना मंच नामक इनका एक संस्थान भी काम किया करता था। सॉरी। अगले व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है वेद प्रताप वैदिक। वेद प्रताप वैदिक। वेद प्रताप वैदिक एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं, और मतलब पॉलिटिकल जो जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट तो इनका कोई सानी नहीं था। ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के पत्रकार थे। आपने देखा होगा कि इन्हें हाफिज सईद वगैरह का भी इंटरव्यू ले डाला था। इतने तगड़े इनके टर्म्स से कहीं भी पहुंच जाते थे, बहुत तगड़े व्यक्ति थे ये। तो वेद प्रताप वैदिक है ना, तो ये भी क्या है, इनका भी देहांत हो गया है। और ये क्यों चर्चा में है, इनका देहांत जो हुआ है वो 30 सॉरी इनका जो संबंध है रिलेशन एमपी से, क्योंकि इनका जन्म जो है वो इंदौर में हुआ था। और अगर बात करें तो कब हुआ था, 30 दिसंबर 1944 को, 1944 को इनका जन्म हुआ था।
फिर अगले व्यक्ति आते हैं अशोक जगदाले। अशोक जगदाले अगले व्यक्ति की अगर अपन बात करें तो अगले क्या है, अशोक जगदाले। ये रणजी प्लेयर थे। रणजी प्लेयर मतलब संबंध किससे हो गया, क्रिकेट से। क्रिकेट से हुआ करते थे और ये कैप्टन भी रहे हैं, है ना। ये जो है रणजी प्लेयर थे, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, कैप्टन भी रहे हैं। कैप्टन ऑफ एमपी रणजी टीम, उसके ये कप्तान भी रहे हैं। ठीक है, तो अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनका भी निधन हो गया है ना। इनकी भी डेथ हो गई है। इनका जो रिलेशन है अगर आप देखें तो बर्थ एंड डेथ दोनों इनकी कहाँ हुई है, इंदौर के अंदर हुई है। और अभी हाल में ही इनका निधन हो गया, इस कारण से चर्चा में है। अगले व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो शरद यादव, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। शरद यादव, तो ये जो है इनका जो जन्म है, इनका जो रिलेशन है, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बाबई, वहां पर वहां पर इनका जन्म हुआ था। और अगर आप इनको देखते हैं तो ये फेमस क्यों थे, तो जो आंदोलन था जेपी आंदोलन, उसमें भी बहुत इन्वॉल्व रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो जेडीयू में रहे हैं बहुत लंबे समय तक। एकमात्र नेता ऐसे हैं, एकमात्र लीडर, ओनली पॉलिटिकल लीडर, ये एमपी बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। कहां कहां से बने हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी से भी बने हैं, यूपी से भी बने हैं और बिहार से भी बने हैं। 3 जगह से बने हैं। जेडीयू से जुड़े रहे, बाद में फिर इनका देहांत हो जाता है। अगली जो पर्सनालिटी की मैं बात करने वाला हूं वो है लता मंगेशकर जी। इनका संबंध सबको ही पता है कि इंदौर से था। इनका जो जन्म है वो इंदौर में हुआ था, है ना। और इंदौर में भी कब हुआ था जन्म इनका, 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म होता है। तो इनकी हाल में ही डेथ हो गई है। बहुत फेमस, आप जानते हैं कि बहुत फेमस सिंगर है, तो ज़्यादा कुछ इनके बारे में बताने को नहीं। हाँ, एक बहुत बड़े संत का भी देहांत हुआ, आपने देखा हो, हमेशा वो चर्चा में रहते थे। उनने साईं बाबा का भी विरोध किया था, साईं बाबा की मूर्ति का भी विरोध किया था। शायद अब आप लोग के दिमाग में आ गई होगी बात। तो वो है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इनका क्या कहां से संबंध था, तो ये संबंध है द्वारका पीठ से। द्वारका पीठ से जुड़े हुए हैं। और अगर आप देखें तो बर्थ जो है वो सिवनी जिले में आपको देखने को मिलेगा। सिवनी डिस्ट्रिक्ट। इनकी भी डेथ हो गई, 98 एज के थे, 98 ईयर्स ओल्ड हो गए थे, डेथ हो जाती है। अगले हैं एक और फेमस पर्सनालिटी है, आरसी लोहाटे, लोहाटी। ये आरसी लोहाटी जो है वो 35th
CJI रहे हैं, 35th CJI रहे हैं इन्होंने। मतलब अगर आप देखें कब से कब तक, तो 2004 से लेकर 2005 के बीच में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, वहां पर इन्हें अपनी सेवाएं दी है। अगर आप इनकी इनके बारे में बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? गुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जन्म हुए हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि लोहाटे साहब MP से संबंधित थे। अगली एक फेमस पर्सनालिटी इसको कहते हैं पेमा फात्या। झाबुआ से संबंधित है और ये पिथौरा पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। पिथौरा पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। तुलसी सम्मान भी इनको मिला है। अब एक अगले व्यक्ति की बात मैं करूंगा, अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी जैसे ही जहन में नाम आता है तो आपको रामायण में पहुंच जाना चाहिए, और रामायण में वहां पर रावण के किरदार को देखना चाहिए। रावण का किरदार जिसने निभाया था उस व्यक्ति का नाम था अरविंद त्रिवेदी। तो अरविंद त्रिवेदी जो है वो उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन के कलाकार थे और इनने रावण का है ना, रामायण में रावण का किरदार निभाया था, है ना। रामायण के अंदर रावण का किरदार निभाते हैं और इनकी भी डेथ यहाँ पर हो गई थी। तो ये एक देखने को मिला। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है जगदीप। अगर इनके ओरिजिनल मतलब इनके बर्थ की बात करूं तो ये जो बर्थ है वो पैदा हुए हैं दतिया के अंदर। अब जगदीप कौन है आप बोलेंगे क्या है सर, तो आप याद करिए सूरमा भोपाली, है ना। इनको क्या कहते हैं, ये फेमस एज अ सूरमा भोपाली के तौर पर ये फेमस हुए हैं। और रियल नेम क्या है इनका, तो रियल नेम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। ये इनका वास्तविक नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटियों के बारे में अपन ने बात करी कि क्या क्या फेमस पर्सनालिटी यहाँ पर हो सकती है, उनकी चर्चाएं अपन ने यहाँ पर देखी। अब कुछ राजनीतिक घटनाक्रम देखते हैं। मध्य प्रदेश के नक्शे में कुछ बदलाव हुए हैं। मतलब कुछ पॉलिटिकल इवेंट अपन देखते हैं। पॉलिटिकल इवेंट में हम बात करेंगे न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से नए जिले बन गए। अगर आप देखें तो अभी तक आप पढ़ते रहे कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, लेकिन अभी 3 जिले और बढ़ गए हैं। तो टोटल अब कितने हो गए मध्य प्रदेश में, 55 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, याद रखना है। 55 जिले हो गए हैं, याद रखना है। अब जब ये 55 जिले हो गए हैं तो क्या क्या बदल गया है। 55 जिले हो गए हैं तो कुछ संभाग जो थे, जो आपके डिवीजन थे, उन डिवीजन्स के अंदर जैसे किसी में 8 डिस्ट्रिक्ट थे, किसी में 9 थे, किसी में 3 थे, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये 3 जिले बड़े हैं तो किस संभाग में बड़े हैं, उस संभाग में बड़े हैं तो उसमें भी जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। सवाल बनेगा ऐसा, आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मऊगंज की। ये हो गया आपका 53rd डिस्ट्रिक्ट। थर्टीन और 15 अगस्त को इसको क्या किया गया, बना दिया गया।
कुछ कुछ जगह पर 13 दे रहे हैं, कुछ कुछ लोग इसको 15 कह रहे हैं, इसलिए अपन ने दोनों ले लिया कि 13 और 15 को इसको बना दिया गया, ये जिला बन गया। इस मऊगंज के अंदर तहसील कितनी है? तो इसमें 3 तहसील है, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी। ठीक, ये 3 तहसीलें यहां पर बना दी गई हैं। किस अगर आप बात करें कि इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी कौन सी है, कॉन्स्टिट्युएंसी रीवा है। लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी है? वो मऊगंज है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और प्रथम कलेक्टर जो है वो अजय श्रीवास्तव जी को यहाँ पर बनाया गया है, तो ये इतना याद नहीं रखना है, इतना आपसे नहीं पूछेंगे क्या है प्रथम कलेक्टर और प्रथम आईपीएस, है ना। तो आप ये याद रखेंगे कि मऊगंज के अंदर बनाई गई है, और ये इसका अब दूसरा जो जिला बना है उसको कहते हैं पांढुरना। हालांकि इनकी घोषणाएं पहले हो चुकी थी, कई बार पार्टियों ने कहा कि हम बनाएंगे, बन नहीं पाया। अब जो है पांढुरना, ये बना है आपका 54th डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। 54th डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। पांढुरना किससे अलग होकर बनाया गया? तो उसको छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है। और अगर इसके बारे में पूछे मऊगंज किससे अलग हुआ है, तो सेपरेट फ्रॉम रीवा। तो ऐसे ये किससे अलग हुआ है? सेपरेटेड फ्रॉम छिंदवाड़ा। ठीक है, कब बना है? तो कब बने की जैसे ही बात करेंगे तो डेट आ जाएगी 5 अक्टूबर 2023 को इसको बना दिया गया है। तहसील कितनी है? 2 है, पांढुरना एंड सौंसर। कॉन्स्टिट्युएंसी मतलब लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट कौन सी आएगी, तो ये आ जाएगी यहाँ पर छिंदवाड़ा। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कौन सी आएगी? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा विधानसभा की सीटें आप देख पाएंगे यहां पर पांढुरना और सौंसर। ऐसे यहां पर भी आप देखेंगे जो अपन ने मऊगंज की है, तो यहां पर मऊगंज के साथ आपको देव तालाब भी देखने को मिलेगी। 2-2 सीटें यहां पर आप देख पा रहे हैं, जनरली 2-2 सीटें, छोटे जिले हो गए ना, तो 2-2 सीटें आप देख पा रहे हैं, 2 सीट। ठीक, अगला एक और जिला बना है जिसको आप क्या कहते हैं, मैहर। मैहर जो है वो सेपरेटेड फ्रॉम, मतलब ये क्या हो गया, एक तो 55th डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी हो गया, सेपरेटेड फ्रॉम सतना। सतना से ये अलग हो जाता है। कब बना है? तो इसकी डेट जो आ जाती है वो भी 5 अक्टूबर। तहसील यहां पर आपको 3 देखने को मिलेंगी, तहसीलें आप 3 देख पाएंगे, अमरपाटन,
मैहर और रामनगर, ये 3 तहसीलें आप देख सकते हैं। लोकसभा के लिए जो सीट है वो सतना है, और विधानसभा की 2 सीटें हैं, मैहर और अपर अमरपाटन। मैहर और अमरपाटन, ये 2 आप लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ खास बात है। अपन ने देखी कि राजनीतिक घटनाक्रम में नए जिले बने हैं, कई बार पूछ रहे थे हमसे, तो हमको पता होना चाहिए क्या है, कौन कौन से बने हैं, क्या है। तो इनके बारे में अपन ने बात कर ली, कौन कौन से जिले यहाँ पर बने। बात क्लियर है यहाँ तक की सभी को? चलिए, तो अब बात करते हैं कुछ फेमस प्लेसेस और स्टैच्यूज के बारे में, कि एमपी के कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं। ये भी कभी कभी 1-2 नंबर में सीधे निकल कर आते हैं, कि 1-2 क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे फेमस प्लेसेस से और फेमस स्टैच्यूज से। तो सबसे पहले मैं एक नाम लिखूंगा यहाँ पर, ग्रीन बॉन्ड। क्या है ये? तो ये एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर एक बॉन्ड जारी किया गया है। तो ये ग्रीन बॉन्ड जो जारी किया है वो किसने जारी किया है? बाई इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये जारी हुआ है 10 फरवरी 2023 को। एक ग्रीन बॉन्ड की कीमत है ना, एक ग्रीन बॉन्ड की कीमत इनने कितनी रखी है, कि एक ग्रीन बॉन्ड जो है वो 1,000 रुपए के बराबर होगा। ऐसा इनके द्वारा यहां पर जारी किया गया है। अगर आप इंदौर एयरपोर्ट की भी बात करते हैं, तो वो इंडिया के अंदर सबसे साफ या क्लीनेस्ट एयरपोर्ट में नंबर 1 पर है, और दूसरे नंबर पर वाराणसी आता है ना। सॉरी, आप इंदौर का जो एयरपोर्ट है, इंदौर के एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं, तो वो सेकंड नंबर पर आता है, और पहले नंबर पर वाराणसी आता है। वो सिटी के नाम से कंफ्यूजन हो गया। पहले नंबर पर वाराणसी आता है, दूसरे नंबर पर इंदौर का आता है। एक चीज आती है, इसको कहते हैं थैली एटीएम। तो थैली एटीएम भी कहां पर? इंदौर में ही जारी हुआ है। कहां पर? इंदौर में ही आया है। और ये थैली एटीएम काम क्या करता है? थैली एटीएम किसके द्वारा? तो ये भी भाई इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको खत्म करने के लिए थैली एटीएम लाया गया है, टू रिड्यूस एक बार जो आप उपयोग करते हैं पॉलीथिन, जैसे सब्जी वब्जी ले आते हैं, उन सबको खत्म करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। तो इसके लिए कैंपेन भी चलाई गई है। अगर आप धारा, तो क्या बोला गया है ये, इसके लिए कैंपेन चलाई गई, मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी, है ना। क्या हूँ? ताकि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहला क्रिकेट म्यूजियम, वो भी कहाँ होगा? इंदौर में, होलकर स्टेडियम में। फर्स्ट क्रिकेट म्यूजियम आप इंदौर के होलकर स्टेडियम में देख पाएंगे। और फर्स्ट स्टार्टअप पार्क, वो भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? वो भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टार्टअप पार्क भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। अब एक जगह आती है जिसको कहते हैं हम इस्लाम नगर। इस्लाम नगर जो है वो भोपाल रियासत, मतलब भोपाल जो
भोपाल जो रियासत बेगमो एगमो का टाइम आ जाता था, तो भोपाल राज्य की क्या थी, ये राजधानी हुआ करती थी। राजा भोज के टाइम पर नहीं, लेकिन भोज के बाद जब मुस्लिम प्रवेश हो जाएगा, है ना, मुस्लिम रूलिंग आ जाएगी, तो उस टाइम पर इस्लाम नगर क्या थी, कैपिटल ऑफ भोपाल थी। अब इस्लाम नगर का इसका ओरिजिनल नाम क्या है, इसका ओरिजिनल नाम है जगदीशपुर। तो ये क्या हुआ है यहां पर, अगर आप देखें तो ये नेम चेंज हुआ है। नेम चेंज का मतलब क्या है, इस्लाम नगर से इसका नाम बदलकर फिर से क्या कर दिया गया है, जगदीशपुर कर दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये नाम चेंज यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नाम चेंज यहाँ पर इनके द्वारा कर दिया गया है। अब अगली बात करते हैं कि एक महाकाल का मंदिर है, जहां पर आप महालोक के दर्शन भी आप लोगों ने करे होंगे। तो उज्जैन में जो महाकालेश्वर हैं, ये जीरो वेस्ट टेम्पल है ना, मतलब जीरो वेस्ट टेम्पल कॉरिडोर बनाया गया है या कैंपस बनाया गया है। मतलब यहाँ पर कोई वेस्ट नहीं होता, जीरो वेस्ट चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये उज्जैन का महाकाल, अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी कहाँ पर होगा, तो ये उज्जैन के अंदर है। और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण मुखी है, सदर्न तरफ उनका मुंह है। एक बार सवाल पूछा भी गया है इस टाइप का। और महाकाल का नाम महाकाल इसलिए पड़ा कि ये स्टडी ऑफ टाइम थी, और यहाँ से आपको मेन मेरिडियन लाइन, जो एंशिएंट मेन मेरिडियन लाइन है, वो उज्जैन से जाते हुए मिलती थी। आजकल वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। ठीक है, अब आप देखें कि जो यहाँ पर उज्जैन के मंदिर में जो लड्डू बनते हैं ना प्रसाद के, आप लोग लाते होंगे, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से कुछ पैकेट मिलते हैं। तो ये इन्हें हाइजेनिक के मामले में सबसे ऊपर रखा गया, 5 स्टार रेटिंग दी गई है इनको। कितनी दी गई है, 5 स्टार रेटिंग मिली है। ठीक, अब एक और चीज आती है, खिलौना बैंक, टॉय बैंक। तो टॉय बैंक आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो टॉय बैंक फर्स्ट इन एमपी, जबलपुर के अंदर आप देख पाएंगे कि जबलपुर में पहला जो है वो खिलौना पार्क यहां पर स्थापित किया गया। ड्रोन स्कूल फर्स्ट इन एमपी, कहां पर है, ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर के अंदर पहला ड्रोन स्कूल यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है, ये आप वहाँ पर देख पाएंगे। तो ये कुछ खास बात है, अपन ने यहाँ पर कुछ कुछ जगह की अपन देखते चलेंगे। एक है एक भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है, स्टैच्यू ऑफ कुबेर। और लगभग इसको कह रहे हैं कि इट इज 800 ईयर्स ओल्ड। और ये आपको कहां पर मिली है, स्टैच्यू ऑफ कुबेर, ये मिली है 800 साल पुरानी, मिली है आपको बड़वानी में। बड़वानी के अंदर इसको देखा गया है। पर्ल एग्रीकल्चर के लिए कौन सी जगह फेमस है, मोतियों की खेती केवल ओनली इन छिंदवाड़ा। सीप को बनाना पड़ता है, सीप से फिर मोती निकाले जाते हैं, जो आप लोग पहनते हैं मालाओं में या हाथों में। तो वो मोतियों की खेती आपको कहां पर देखने को मिलती है, छिंदवाड़ा में देखने को मिल रही है। फर्स्ट सोलर सिटी इन द कंट्री और द स्टेट, तो फर्स्ट सोलर सिटी का खिताब मिला है सांची को, जिसको
जहाँ पर स्तूप है, बौद्ध स्तूप आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि फर्स्ट सोलर सिटी यहाँ पर बनाई गई है। इंटरनेशनल योगा सेंटर कहाँ पर है? इंटरनेशनल योगा सेंटर आप देख पाए खजुराहो में। इंटरनेशनल योगा सेंटर कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? खजुराहो के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया है। स्टैच्यू ऑफ वननेस, जिसको आप कहते हैं एकात्म धाम, ये किसको ध्यान में रखकर बनाया गया है? तो आदि गुरु शंकराचार्य के ध्यान में। किसके ध्यान में? शंकराचार्य। शंकराचार्य को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। इस स्टैचू की हाइट क्या है? तो इसकी हाइट है 108 फीट। इनोग्रेशन कब हुआ था? तो इनोग्रेशन हुआ था 21 सितंबर 2023 को बाई सीएम ऑफ एमपी, उनके द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया था। तो ये आप देखें कि शंकराचार्य ने सनातन धर्म या हिंदू धर्म के प्रचार के लिए काफी काम किया है। तो ये आपसे पूछें कहां पर है, तो आप देख सकते हैं कौन है। आर्किटेक्ट कौन है? तो आर्किटेक्ट किसने बनाया है? तो आर्किटेक्ट जब आपसे पूछे तो भगवान रामपुरे। वो इसके आर्किटेक्ट हैं। और कौन सी एज बनाई गई है इनकी? तो 12 वर्ष की उम्र जो थी उस उम्र के शंकराचार्य जी को यहां पर बनाया गया है। लोकेशन कहां पर है? लोकेशन है ओमकारेश्वर। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा खंडवा। मानधाता करके जो जगह है, मानधाता पर्वत है, वहां पर इनको बनाया गया है। तो ये और इसको इसका चित्र किसने उकेरा था? चेहरा वेहरा शिल्पीकार तो हो गए, आर्किटेक्ट तो हो गए भगवान रामपुरे, और चित्रकार कौन थे? वासुदेव कामत। ठीक है, तो ये स्टैच्यू ऑफ वननेस का था। अब कुछ हैं जिनमें आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। इनका स्टैच्यू कहां पर बना है? तो इनकी मूर्ति लगाई गई है इंदौर में। ये पर्यावरण से संबंधित है। और आप देखेंगे जो चिपको आंदोलन वगैरह हुआ था उसमें भी इनका जुड़ाव आप देख सकते हैं कि इनका जुड़ा हुआ। टांट्या भील वाला तो सबको पता ही होगा, भंवर कुआं के अंदर कर दिया गया है। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये कहां पर लगाई गई है? तो मंडला में लगाई गई है। मंडला के ही ये शासक थे, इस कारण से राजा शंकर शाह और मंडला रघुनाथ शाह का स्टैच्यू कहां पर लगाया गया है? मंडला के अंदर लगाया गया है। स्टैच्यू ऑफ राजा हृदय लोधी। ये किंग हृदय लोधी। तो इनका संबंध मिलता है नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर में ये स्टैचू यहाँ पर सेट किया गया है। नरसिंहपुर के अंदर इनका स्टैचू यहाँ पर लगाया गया है।
तो ये हमने कुछ स्टैच्यूज की बात करी कि क्या स्टैच्यू हो सकते हैं, क्या स्टैच्यू होने चाहिए, है ना। तो उन पर अपन ने बात करी। अब हम बात करें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम में सबसे पहली स्कीम आती है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ है, ये किस एज के ग्रुप को दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 18 से 29। जो एज क्राइटेरिया क्या होगा यहां पर? उनको ये दी जाएगी। कितना पैसा इस पर मिलेगा? तो अगर आपने 12th पास की है, 12th पास को देंगे ये 8,000। 12th के बाद अगर आपने ITI पास की है तो आपको मिलेंगे 8,500। अगर आपने डिप्लोमा पास किया है तो आपको मिलेंगे 9,000। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है आपको मिलेंगे 10,000। ये यहाँ पर सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत पैसा दिया गया है। आप ये सारे फिगर याद रखना क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बात करें, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, अच्छा यहां पर एक डेट और लिख लेना, कब स्टार्ट हुई ये योजना? तो ये योजना स्टार्ट होती है 4 जुलाई 2023 को। मिशन इंद्रधनुष कब हुई? 3 अगस्त 2023 को इसको स्टार्ट किया गया। इसका संबंध क्या है? टीकाकरण से है, वैक्सीनेशन से है। और यहां पर आप क्या देखेंगे, यहां पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को यहां पर शामिल किया गया है टीकाकरण के मामले में। बात क्लियर है कि नहीं? अगला आता है लाडली बहना योजना। लाडली बहना जो है वो कब स्टार्ट की गई? ये की गई 28 जनवरी 2023 को इसको स्टार्ट किया गया। लाडली बहना में अगर आप देखें तो पैसा मिलेगा। अगर आप एज की बात करते हैं तो 21 से 60 वर्ष की जो फीमेल हैं उनको ये पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? शुरुआत में दिया गया था इसमें 1,000 रुपए, फिर वो बढ़कर हुआ 1,200 रुपए, सॉरी वो बढ़कर हुआ 1,250 रुपए। अब उसको बोला जा रहा है कि शायद 3,000 तक ले जाएंगे, लेकिन अभी कितना मिल रहा है? 1,250 रुपए पर मंथ ये दिया जा रहा है। ये लाडली बहना योजना है। और ये योजना का स्टार्टिंग सबसे पहले कहां हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी शाजापुर से। सॉरी, स्टार्टिंग कहां से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी नर्मदापुरम से। नर्मदापुरम से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन इस योजना में पहला स्थान किसका है? इसके एग्जीक्यूशन के मामले में तो पहला स्थान है शाजापुर का। एग्जीक्यूशन के मामले में आप लिखते चलेंगे साथ में चीजें। अब अगले की बात करूं, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना क्या है ना? मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री स्कूटी स्कीम जो है वो 23 अगस्त 2023 को स्टार्ट होती है। कहां से? शहडोल से।
शेडोल से स्टार्ट हो जाती है। जो भी टॉप करेंगे 12th में, उनके लिए स्कूटी खरीदने के लिए कुछ पैसा दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री स्कूटी योजना है। ठीक, अब आती है बी आर अम्बेडकर इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। अगर इस स्कीम की बात करें तो ये 2022 में स्टार्ट हो जाती है। और आप देख सकते हैं ये किसके लिए है? जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यूथ ऑफ शेड्यूल कास्ट। इनके लिए ये स्कीम यहां पर लॉन्च की गई है कि वो क्या कर सके, अपने आप को थोड़ा सा और मजबूत कर सके। तो स्कीम ये लॉन्च की गई। जब शेड्यूल कास्ट के लॉन्च की गई है तो एक और स्कीम आ गई है, भगवान बिरसा मुंडा। तो एसटी वालों के लिए कौन सी जाएगी? एसटी वालों के लिए स्कीम आ जाएगी, ये भी 2022 में लॉन्च हुई है, भगवान बिरसा मुंडा। स्वरोजगार योजना। एक आई है स्कीम नो थू थू कैंपेन। नो थू थू में क्या है? ये 5 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है। और जहां पर रेड स्पॉट थे, चूंकि लोग गुटखा खा के थूक देते हैं, तो उसके लिए ये नो थू थू स्कीम स्टार्ट हुई है। ये किसके लिए स्टार्ट हुई है? स्पेशली इंदौर के लिए। ये कुछ स्कीम्स इंपॉर्टेंट थी, है ना। ऐसी बहुत सारी स्कीम है, मेरा गांव मेरा अभियान, ऐसी स्कीम्स कई सारी आप देख सकते हैं कि लॉन्च हुई हैं। अब हम बात करेंगे अवार्ड अवार्ड के बारे में कि अवार्ड क्या है। सबसे पहला आएगा हमारे सामने पद्मश्री। तो पद्मश्री में 4 एमपी के लोग हैं जिनको पद्मश्री मिला हुआ है। कौन कौन से? जोधैया बाई, दूसरे डॉक्टर मुनेश्वर चंद्र डावर, रमेश परमार एंड शांति परमार। इन 4 लोगों को मिला हुआ है। जो अगर हम बात करें कि जोधैया बाई के बारे में बात करते हैं, तो बैगा ट्राइब से, है ना, बैगा आर्ट से जुड़ी हुई है ये, इस कारण से इनको अवार्ड मिला हुआ है। इसके पहले इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2020 भी मिल चुका है। महिला दिवस पर इनको दिया गया था नारी शक्ति पुरस्कार। इनकी कई सारी पेंटिंग फॉरेन में भी गई, इटली एग्जीक्यूशन में भी गई है, कई सारी जगह गई है। तो ये बैगा आर्ट से संबंधित है। डावर साहब जो हैं वो 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने घायल सैनिकों का बड़ा इलाज किया था। तो इनने एक चिकित्सालय खोला है, एक चिकित्सालय, है ना। और इनका संबंध कहाँ से है? उमरिया, जोधैया बाई का उमरिया से। इनका कहाँ से है? जबलपुर से। तो इनका हॉस्पिटल जो है उसको क्या कहते हैं? डावर की दवा, मेडिसिन ऑफ डावर कहलाता है। ये लोग कहाँ से फेमस है? तो अगर आप देखेंगे ये झाबुआ से,
गुड़िया आर्ट जो होता है उसके लिए फेमस है, गुड़िया आर्ट के लिए फेमस है। और झाबुआ में इन्होंने क्या किया है, झाबुआ के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, एक शांति एम्पोरियम भी बनाया है गुड़िया कला के लिए। क्या बनाया है? शांति एम्पोरियम भी बनाया है गुड़िया कला के लिए। अच्छा, अभी आप जोधैया बाई की बात करें 2022 वाले में, 2021 वाले में पिथौरा की जो फेमस आर्टिस्ट हैं जिनको आप कहते हैं भूरी बाई, तो 2021 में भूरी बाई को मिला था और 2022 में किसको मिला है? जोधैया बाई को मिला है। तो याद रखेंगे, गड़बड़ नहीं कर लेंगे। चलिए, अब बात करते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मान, अवार्ड इन फील्ड ऑफ सोशल सर्विस। अवार्ड इन सोशल सर्विस, तो एमपी से 3 लोगों को, कौन कौन है वो 3? तो पहले हैं डॉक्टर इंदिरा बर्मन, दूसरी है अक्षता शर्मा, और तीसरे हैं अंकित लखेड़ा। इनको मिला हुआ है, ये 3 लोग हैं। डॉक्टर इंदिरा बर्मन जो है, ब्लड डोनेशन इन प्लांटेशन, इस पर काम करते हैं। बहुत ब्लड डोनेट करवाया है इनके द्वारा और बहुत प्लांटेशन करवाया, इस पे काम करते हैं। इन ऑर्गन डोनेशन, इनने भी ब्लड डोनेशन एंड प्लांटेशन। इन 3 लोगों को यह अवार्ड यहां पर दिया गया है। चलिए, अगला आता है नेशनल महात्मा गांधी सम्मान। अगर आप इस अवार्ड की बात करते हैं तो ये अवार्ड जो है वो स्टार्ट होता है, इसकी स्टार्टिंग है 1995 से। अवार्ड विनर कौन है? विनर कौन है? तो एक संस्था है ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर की, विलेज डेवलपमेंट साइंस कमेटी। इसके द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। अगला अवार्ड आता है जिसको आप कहते हैं नेशनल कालिदास अवार्ड। तो कालिदास अवार्ड जो है उसकी स्टार्ट जो होती है वो 1980 से आप स्टार्ट इसका देख पाते हैं। और ये अवार्ड जो है, अगर आप देखें कि ये अवार्ड 2021 में किसने किसने जीता, तो 3-4 लोगों को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। इसको कहेंगे अपन क्लासिकल डांस,
क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, पेंटिंग, थिएटर। ये देखिए, तो अब इस पे किसको किसको दे दिया गया है, तो क्लासिकल म्यूजिक में मिल गया है बुदात्य मुखर्जी को। अगर इनके बारे में जाने तो सितार बजाते हैं ये, पुरु दादची। ये कथक का डांस करते हैं, वासुदेव कामत। पेंटर हैं। और राजीव वर्मा। ये थिएटर आर्टिस्ट है, रंगकर्मी है, कई सारे प्रोग्राम इनके द्वारा किए जाते हैं, तो ये अवार्ड इनको मिला है। एक है तुलसी सम्मान। स्टार्टिंग होती है इसकी 1983 से। विनर कौन है 2022 का, तो ये है संतोष तिवारी। पोएट हैं ये, और इनके द्वारा काव्य संग्रह किया गया, दंडकारण्य या जंगलों की कुछ चीजें इकट्ठी की गई, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, तो ये कुछ अवार्ड थे, खास खास जिन अवार्ड पर अपन ने बात करी कि ये अवार्ड हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो इन अवार्ड को भी हमें ध्यान रखना था, इन अवार्ड के बारे में भी हमें बात करनी थी। अब हम कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। कुछ फेस्टिवल्स हुए हैं, कुछ खास खास सम्मेलन हुए हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है उन्मेष और उत्कर्ष। ये दो फेस्टिवल आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर हुए हैं ये दोनों, ये हुए हैं भोपाल में। कहाँ पर हुए हैं, भोपाल में ये हुए हैं। इसके पहले वाला अगर आप देखेंगे, और इसमें प्रेसिडेंट आई थी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो यहाँ पर आई हुई थी। तो उनके द्वारा ये सारे इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आप देखेंगे कि उनका आगमन हुआ था। इसके पहले वाला जो था वो शिमला में हुआ था। अब एक अगला आता है, इसको कहते हैं मांडू फेस्टिवल। ये मांडू फेस्टिवल जो है वो कहाँ हुआ था, धार डिस्ट्रिक्ट में। धार डिस्ट्रिक्ट में मांडू जो है, मांडू फेस्टिवल खास तौर से भील ट्राइब से जुड़ा हुआ है। भील ट्राइब से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपको भगोरिया डांस वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हुआ था। अगला एक हुआ था, इसको कहते हैं आनंद फेस्टिवल। आनंद फेस्टिवल, आनंद विभाग जो है वो 2016 में बनाया गया है ना। ये किसके द्वारा किया गया, आनंद विभाग के द्वारा। दो हजार सोलह में गठित, 2016 में इसको बनाया गया।
तो राज्य स्तरीय है, स्टेट लेवल का है, सब जगह इसको किया गया, पूरे एमपी के अंदर किया गया। तो कब से कब तक किया गया? 14 से 28 जनवरी 2023 तक इसको किया गया। एक है खजुराहो नृत्य समारोह, खजुराहो फेस्ट। ठीक है, तो ये खजुराहो जो फेस्ट है ये कब से कब तक हुआ? ये हुआ 20 से 26 फरवरी 2023 में। जो कांदरिया महादेव का मंदिर है खजुराहो में, वहां पर ये फेस्टिवल खास तौर से मनाया जाता है। एक बहुत फेमस है जिसको आप कहते हैं मड़ई। मड़ई फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया गया? वो बैतूल में मनाया गया। बैतूल में इसका आयोजन किया गया है ना। और ये 17 से 19 मार्च 2023 में इसको मनाया गया। मड़ई जो है वो आप देखें कि जो ट्राइब की लोक कला है, इन सब के लिए ये फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। तो मड़ई फेस्टिवल वहाँ पर कुछ इस तरीके से मनाया गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खेल के बारे में, स्पोर्ट्स इन एमपी। मध्य प्रदेश की खेल में क्या स्थिति है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो एक खेल आता है, इसको कहते हैं हम एशियन गेम। ये एशियन गेम जो है वो 2022 और 23 वाला है ना। किसका है? 2022 और 23 वाला एशियन गेम आप देख पा रहे हैं। ये इसका जो वेन्यू था, वेन्यू आपको कहां देखने को मिलेगा? तो वांगो चाइना के अंदर आप देख पाएंगे। चाइना के अंदर देख पाएंगे। अगर एशियन गेम्स के आप संस्करण के बारे में बात करते हैं या उसका जो सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, 2022 वाला 2023 में हुआ था, वांगो चाइना के अंदर हुआ था। ये 19th नंबर का एशियन गेम है, 19th एशियन गेम है। तो 19th एशियन गेम में अगर आप देखें तो यहां पर इस एशियन गेम में एमपी से कौन कौन था? अपने लिए इंपॉर्टेंट वही हो जाता है कि मध्य प्रदेश से कौन था प्लेयर फ्रॉम द एमपी। प्लेयर फ्रॉम द एमपी है ना। एमपी से कौन कौन था इनके बारे में अपन बात करें। सबसे पहला अगर आप देखेंगे, नेहा ठाकुर। फिर एक थी ऐश्वर्या तोमर। ऐश्वर्या तोमर। एक आती है ना, एक ऐश्वर्या तोमर के बाद एक को अगर अपन देखेंगे कि कौन है, तो वो आएंगी आपकी ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह है ना, ये चार आप देख पाए यहां पर है ना। ऐश्वर्य प्रताप सिंह। तो नेहा तोमर जो है वो देवास से बिलोंग करती है ना, देवास से बिलोंग करती हैं। ऐश्वर्य तोमर को अगर आप देख पाते तो ये शूटिंग में इनने काम किया हुआ है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खरगोन से हैं, शूटिंग में ही आप देख पाए, शूटिंग में ही इनके द्वारा काम किया गया। तो ये खिलाड़ी हैं जिनके आपको नाम यहाँ पर खास तौर से रखना है ना, याद रखना है। ये खिलाड़ियों को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
नेहा ठाकुर देवास से बिलोंग करती, सेलिंग में इन्होंने क्या जीता है, रजत, सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है। फिर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि खरगोन से हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो खरगोन से हैं, 50 मीटर राइफल्स में इन्होंने सिल्वर जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह अगर आप देखते हैं तो इनके द्वारा भी 50 मीटर राइफल्स में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इन्हें जीता हुआ है। तो ये आपको नाम खास तौर से याद रखने हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, है ना, ये दो नाम आप खास तौर से यहां पर याद रखें, ठीक है। इसके अलावा देखें पूजा वस्त्राकर, है ना, पूजा वस्त्राकर भी शहडोल से हैं, वो भी यहाँ पर शामिल हुआ करती थी ना, वो भी क्रिकेट की तरफ से आप देखें एशियन गेम में क्रिकेट भी खेला गया था तो उसमें शामिल थी यहाँ पर। भोपाल से एक है आसी चौक से, आसी चौक से भोपाल से बिलोंग करती हैं और 10 मीटर राइफल के अंदर ये भी शामिल थी। उज्जैन से चारवी मेहता, उज्जैन से चारवी मेहता जो है वो उज्जैन से हैं, आप देखें यहां पर, है ना, इन्होंने शतरंज के अंदर इंडिया टीम के खिलाड़ियों के बारे में, शतरंज के लिए एमपी की तरफ से रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो ऐसे आप देख पाए एशियन गेम्स में एमपी से, है ना, टोटल प्लेयर कितने आए थे, टोटल प्लेयर जो थे 43 एशियन गेम्स के अंदर प्लेयर गए थे एमपी की तरफ से, ठीक। तो ये कुछ बातें आप यहां पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना, अब क्या आएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, फिफ्थ है ये, कौन सा है, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। तो इसका जो स्टार्टिंग है वो किसके द्वारा की गई है, तो इसमें अगर आप देखें कि इसमें एक मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, एंड सीएम ऑफ एमपी जो कि शिवराज सिंह जी हैं, इनके द्वारा खेलो यूथ इंडिया, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसको स्टार्ट किया गया था। और जो मैस्कॉट है वो एक चीता, पैंथर जो है उसको मैस्कॉट बनाया गया था। और ये कब हुआ था, ये कब से कब तक चला है, 30 जनवरी से लेकर 11 फेब 2023 तक आप इसको देख पा रहे। खेलो कहाँ हुआ था, स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, स्टार्टिंग भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम के अंदर, तात्या टोपे स्टेडियम के अंदर ये हुआ था, ठीक। तो ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब खेलो यूथ इंडिया में कौन से स्टेट टॉप पर थे, तो आप देखें सबसे टॉप पर जो स्टेट था वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड जीते थे, 55 सिल्वर जीते थे, 50 ब्रॉन्ज जीते थे, और अगर टोटल की बात करें तो 161 टोटल मेडल थे। सेकेंड नंबर पर था हरियाणा, हरियाणा 41 गोल्ड, 32 सिल्वर, 55 ब्रॉन्ज, टोटल अगर आप देखें 128। एमपी की रैंकिंग क्या रही, याद रखेंगे, थर्ड रही है एमपी, 39 गोल्ड, 30 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ 96 मेडल हमने जीते हुए थे। तो हम थर्ड स्थान पर, हमारे बाद फोर्थ पर राजस्थान और फिफ्थ पर दिल्ली आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप यहां से देख सकते हैं कि ये यहां पर क्या थे ये हमारी पोजीशन आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब हम जो बात करेंगे 36 नेशनल गेम्स के बारे में बात करनी है। 36 नेशनल गेम्स, इनका वेन्यू कहां था, मतलब कहां हुए थे, तो ये हुए थे गुजरात के अंदर। कब से कब तक, 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक।
ठीक, तो ये वहाँ पर एक किया गया था नेशनल गेम्स, जो 36 नेशनल गेम्स थे, इस नेशनल गेम्स में भी कई सारे स्टेट्स ने पार्टिसिपेशन किया था। स्टेट्स का गेम्स था। 37 वाला जो होगा वो कहाँ पर होगा, गोवा के अंदर होगा। 36 गुजरात के अंदर, 37 गोवा के अंदर आप देखेंगे। एमपी की जो पोजीशन थी इसमें, एमपी की जो स्थिति थी, अगर आप देखें एमपी की जो स्थिति है, एमपी का स्थान रहा था यहां पर, अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा था, 7th रैंक थी। हमने यहां पर 20 गोल्ड जीते थे, 25 सिल्वर जीते थे, 21 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, टॉप पर कौन था, रैंक फर्स्ट किसकी थी, फर्स्ट रैंक थी सर्विसेज की, 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज के साथ नंबर 1 पर ये थे। सेकंड नंबर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर हरियाणा, फोर्थ कर्नाटक, फिफ्थ तमिलनाडु और हमारा नंबर था 7वां। 37th जो है, 37th नेशनल गेम्स कहाँ होगा, तो आप याद रखें गोवा के अंदर, इनको गोवा के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। मतलब किसको मेजबानी मिली है, गोवा को इसकी मेजबानी मिली है। अब बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। ये कहाँ हुआ, इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में भी बर्मिंघम करके जगह है, वहां पर इसका आयोजन किया गया, बर्मिंघम सिटी के अंदर। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में 2022 में इसका आयोजन वहां पर किया जाता है। मध्य प्रदेश से कौन कौन से खिलाड़ी इसमें गए हुए थे, तो उनके आपको नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी। कि 22 है, 23 जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया स्टेट है, विक्टोरिया में किया जाएगा। तो यहां पर एमपी से, है ना, प्लेयर फ्रॉम द एमपी कौन थे, एक नाम आता है तुलिका मान का। तुलिका मान का संबंध है जूडो से, इनने सिल्वर जीता था वहां पर। और जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, वहां से संबंध। इसके बाद दूसरा नाम आता है विजय यादव का, ये भी जूडो से, इनने ब्रॉन्ज जीता है। ये भी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल है उससे। थर्ड नेम आता है विवेक सागर का, ये हॉकी से, सिल्वर। ये नर्मदापुरम से है, पूजा वस्त्राकर। क्रिकेट, गोल्ड जीता है इनने, टीम ने जीता है इनने, और जबलपुर से है ये। अंचिता सेउली, वेट लिफ्टिंग, गोल्ड, जबलपुर से इनका संबंध है। और आदित्य पागे जो कि तैराक है, एक और नाम लिखना, मैं ऊपर लिख देता हूं, आदित्य पागे। स्विमिंग, आदित्य पागे का जो संबंध है स्विमिंग से है। और ये 7वें स्थान पर रहे थे, मेडल नहीं मिल पाया था इनको कुछ। और इंदौर से संबंधित है, कहां से, इंदौर से संबंधित है। ठीक, कॉमनवेल्थ में कौन कौन से खिलाड़ी एमपी की तरफ से गए थे, अगर अपन बात करें कॉमनवेल्थ की, है ना, अपन बात करें अगर कॉमन
हाँ, कॉमनवेल्थ में अगर आप देखें कि और कौन कौन से खिलाड़ी थे, तो आप देखें मुस्कान किरार है ना, मुस्कान खान पावर लिफ्टिंग में, निहारिका कौरव कराटे के अंदर, प्रज्ञा सिंह तलवारबाजी के अंदर, और रूसा ताम्बत कराटे के अंदर। देखो और कौन कौन थे, देखा मुस्कान किरार, मुस्कान खान, सॉरी किरार याद आ जाता है बार बार, पावर लिफ्टिंग, ये सिर्फ पूरी की हैं, इनके बारे में एक बार सवाल आ भी चुका है। निहारिका कौरव, कराटे, ग्वालियर, प्रज्ञा सिंह, तलवारबाजी या फेंसिंग जिसको कहते हैं, पन्ना से हैं, और रूसा ताम्बत, ये भी कराटे, ये भोपाल से। जगह इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार खेल का नाम आ जाता है और आप फिर कंफ्यूज आते हैं कौन से, मुझे बताइए खिलाड़ी किस खेल संबंधित है, तो हमें बताना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारा मामला क्या कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो वो हमें याद रखना पड़ता है कि हम कैसे बताएंगे, कैसे हम सारी चीज़ें करेंगे, तो ये हमें सब चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं। बात क्लियर। अब कुछ एमपी के बजट के बारे में, पूरा बजट तो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ खास बातें अपन बात कर लेंगे, है ना। बजट ऑफ एमपी, बजट ऑफ एमपी कब का आया, 2023 और 24 के लिए बजट ऑफ एमपी आता है। तो कितना आया कितना नहीं आया, ये कोई अपन बात नहीं करेंगे। इस बजट में ये बोला गया है कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन करने के लिए अपन बात करेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है एमपी गवर्नमेंट डायरी, एक एप्लीकेशन है, इस पर आप बजट को देख सकते हैं। फर्स्ट ई बजट है एमपी का। ठीक, तो ये तो कुछ खास बातें हुई। अब इनके बाद अपन क्या करें, यहां पर जो कुछ खास चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो मैं बताऊं एजुकेशन के परस्पेक्टिव से अगर देखते हैं, एजुकेशन के हिसाब से देखते हैं, तो इन्होंने बोला है कि माइनिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज हम एस्टेब्लिश करेंगे। माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, सिंगरौली के अंदर होगा। और एक इनने इसी के तहत भी वो बताई है, वो बालिका स्कूटी स्कीम, बालिका स्कूटी स्कीम बताई है यहाँ पर कि भाई बालिकाओं को जिनका स्थान स्कूल लेवल पर फर्स्ट रहेगा, है ना, तो उनको क्या करेंगे कि एक एक स्कूटी प्रदान की जाएगी। ये वाली एक स्कीम इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी कि ये यहाँ पर देख पाए। इसके अलावा एक मुख्य, अगर आप देखें एक और स्कीम आपको देखने को मिलेगी, अगर हम पशुपालन की तरफ चले जाते हैं, तो आप देखें मुख्यमंत्री गौ सेवा, ये काऊ की जो ओरिजिनल नस्ल है, इंडिजीनियस काऊ हैं, उनकी जो ओरिजिनल ब्रीड है वो खत्म हो रही थी, तो उसको बढ़ाने के लिए। और इससे क्या हुआ कि भाई जब आप जानवर बढ़ाएंगे तो मिल्किंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, तो मिल्क प्रोडक्शन भी मिल्क प्रोडक्शन में अब हम क्या आ गए हैं, थर्ड रैंक है एमपी की। ओवरऑल इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं तो थर्ड रैंक पर आ गए। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो है ना, तो राष्ट्रीय औसत दूध का जो है उससे भी हम ऊपर चले गए हैं। तो ये बातें इनने कुछ खास बातें यहाँ पर करी हैं ना, कुछ खास बातें इनके द्वारा यहाँ पर की गई हैं। ज़्यादा इसलिए नहीं कि आप चाहें तो एमपी गवर्नमेंट की साइट पर जाकर देख सकते हैं पूरा बजट, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर पूरा बजट आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा बजट आप वहाँ पर देख लेंगे।
कुछ चीजें है ना, कुछ चीजें से कुछ एक्सप्रेस वे बने हैं, कुछ एक्सप्रेस वे हैं। जैसे विंध्य एक्सप्रेस वे है, तो इसकी लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, 676 किलोमीटर होगी। 676 किलोमीटर होगी, 6 जिलों से होकर जाएगा ये। कहां कहां से, भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरौली, 6 से होकर के चलेगा। अगला एक है जिसको कहते हैं अटल प्रोग्रेस वे। अटल प्रोग्रेस वे जिसको श्योपुर, मुरैना और भिंड में रहेगा, मतलब बेसिकली बात करें ग्वालियर और चंबल। ये एक्चुअली क्या है, भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इसको ले जाया गया। 229 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, लंबाई अगर आप देखें 1356 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। 5 राज्यों को जोड़ेगा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर ये जाएगा। कहाँ कहाँ, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। टोटल 6 राज्य, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्य है ना, है ना। तो टोटल 6 राज्य हो जाएंगे, एमपी को मिलाकर 6 राज्य हो जाएंगे, एमपी के अलावा 5 राज्य हो जाएंगे। एक नर्मदा एक्सप्रेसवे है, एक नर्मदा एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई है 867 किलोमीटर। ठीक है, 12 जिलों को ये जोड़ेगा। प्रदेश का सबसे लंबा है ना, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा। और एक है मालवा एक्सप्रेसवे, मालवा एंड बुंदेलखंड प्रोग्रेस वे। ठीक है, तो मालवा वाले की लंबाई है 450 किलोमीटर और बुंदेलखंड वाले की लंबाई है 330 किलोमीटर। ये अभी चल रहे हैं, ये कुछ आप देख पाए तो ये कुछ नए स्कीम्स यहाँ पर बनाकर रखी